सभी को क्रांति कुंज गुरुकुल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड हम पढ़ रहे थे, जिसमें अगला जो टॉपिक आता है हमारा वो है टीचिंग सपोर्ट सिस्टम। यानी कि जो हमारा टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस चलता है, शिक्षण और अधिगम का जो प्रक्रिया चलती है, उसमें सपोर्ट करने वाला सिस्टम यानी कि प्रणाली कौन सी होती हैं। यानी कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या चीजें हम अलग से या फिर क्या वो एनवायरनमेंट बनता है जिसको हम टीचिंग सपोर्ट सिस्टम बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको टीएसएस भी बोला जाता है। तो लास्ट में हम इसके पीवाईक्यू भी देखेंगे कि कौन से इसमें पीवाईक्यू आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि टीएसएस क्या है। तो वो सारे टूल्स या फिर रिसोर्सेज जो हम अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एडअप करते हैं, जिससे जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की क्या इंप्रूव होती है, इफेक्टिवनेस। वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है जब हम उसमें कुछ टूल्स और रिसोर्सेज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो एक टीएसएस का टीचिंग सपोर्ट सिस्टम का जो हमारा गोल है वो है कि स्टूडेंट्स की जो है वो अचीवमेंट इंक्रीज हो जाए, यानी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे उससे फायदा ले पाएं जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे सीख पाएं। तो उसके लिए जो भी टूल्स का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि अभी जो टूल्स आपका इस क्लास में प्रयोग किए जा रहे हैं, इंटरनेट है ना, लैपटॉप है, पेन टैबलेट है, पीपीटी का इस्तेमाल इसमें किया गया है, प्रेजेंटेशन इसमें चल रही है, तो ये सारे आपके टूल्स हैं और रिसोर्सेज हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को और ज्यादा इफेक्टिव बना देते हैं। ठीक है, तो दो टाइप्स का ये टीएसएस हमारा होता है। ये प्रणाली हमारी दो प्रकार की होती है। सबसे पहली आती है ट्रेडिशनल और दूसरी आती है मॉडर्न। ट्रेडिशनल में आप एग्जाम्पल ले सकते हो, अगर आप अभी कॉलेज स्टूडेंट हैं तो जो आपका स्कूल टाइम में जो आपका एक्सपीरियंस रहा है वो आपका ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम था। ठीक है, स्कूल टाइम में क्या था कि जो हमारे टीचर हमें ब्लैक बोर्ड पर या फिर व्हाइट बोर्ड पर चौक या फिर मार्कर की मदद से पढ़ाते थे, वो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग सिस्टम था। मॉडर्न ज्यादा फोकस करता है आईसीटी और टेक्नोलॉजी को। ठीक है, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इन चीजों का फोकस करके जो हमारा सिस्टम चलता है कि इंटरनेट का प्रयोग किया जाए, वीडियो कॉल का प्रयोग किया जाए, ऑनलाइन लेक्चर्स लिए जाएं। ठीक है, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग ऑडियो वीडियो वो प्रोवाइड की जाए, नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएं सारे। तो ये हमारा मॉडर्न टीचिंग सिस्टम चलता है। और जो टीचिंग सपोर्ट सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे आपके मॉडर्न टीचिंग सिस्टम से पूछे जाते हैं, ट्रेडिशनल अब एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो ट्रेडिशनल का केवल आप नाम याद इसमें रख लेंगे कि कौन से इसमें होते हैं, बाकी ट्रेडिशनल की कोई डिटेल आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ट्रेडिशनल को हम टीचर सेंटर्ड भी बोल सकते हैं कि टीचर ही केवल एक्टिव रोल में वहां पर होता है, स्टूडेंट्स जो है वो केवल सुनते हैं, यानी कि वो पैसिवली पार्टिसिपेट करते हैं। एक्टिवली पार्टिसिपेट जो है ट्रेडिशनल में स्टूडेंट्स का नहीं था। ठीक है, पैसिव। तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसा टीचिंग टेक्निक या फिर ऐसा टीचिंग सिस्टम कौन सा है जिसमें टीचर्स एक्टिव रोल में रहते हैं, स्टूडेंट्स पैसिव रोल में रहते हैं। तो वो हमारा ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम था। ठीक है, इसमें आपके टीचर डायरेक्टिव मेथड की केवल टीचर ही निर्देश देगा, चौक एंड टॉक मेथड की हाथ में टीचर के चौक है और वो बस ब्लैक बोर्ड पर या फिर व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, स्टूडेंट्स केवल सुन रहे हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड सेम आपका इसमें कंसेप्ट चलता है। दूसरा आता है इसमें हमारा मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिसको हम लर्नर्स सेंटर्ड भी बोल सकते हैं, जो कि आज के समय पर मैक्सिमम लर्नर सेंटर्ड मॉडल ही चलता है। ठीक है, तो इसमें इसका विपरीत है। अब जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एक्टिव रोल में रहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम बोलते भी हैं कि सारी इंफॉर्मेशन जो है गूगल पर मौजूद है। तो बहुत सारे बच्चे कुछ ऐसे पॉइंट्स भी लेकर आ जाते हैं क्लास में या फिर ऐसे डाउट्स लेकर आ जाते हैं जो टीचर को नहीं पता होता। ठीक है, क्योंकि उनकी सेल्फ स्टडी भी चलती है। अब वो एक्टिव हैं, जिस फेज में आप अभी हैं, कॉलेज फेज में हैं या फिर पीएचडी कर रहे हैं या फिर एडमिशन लेंगे, तो पीएचडी में आपको पता है कि टीचर नहीं बोला जाता वहां पर,
वहां पर जो आपका जो मेंटोर होता है उसको गाइड बोलते हैं, यानी कि वो केवल आपको गाइडेंस देगा कि आप इस दिशा में जो है अपनी रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सारा काम स्टूडेंट को खुद करना होता है, रिसर्चर को खुद करना होता है। तो इसमें कुछ स्टूडेंट सेंटर्ड भी होते हैं, जिसमें रोल प्ले मेथड, प्रोजेक्ट वर्क, ग्रुप डिस्कशन, इंक्वायरी मेथड, कोऑपरेटिव मेथड। ठीक है, कुछ आपके कंटेंट फोकस्ड हो सकते हैं कि कंटेंट की क्वालिटी क्या है, कंटेंट की डेप्थ क्या है, गहराई क्या है। ठीक है, और उसका सोर्स क्या है, क्वालिटी कैसी है उस कंटेंट की। तो ये कंटेंट फोकस्ड हमारा हो जाता है। तीसरा इसमें आता है इंटरेक्टिव या फिर पार्टिसिपेटिव, कि जिसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद पार्टिसिपेट करते हैं, मेन रोल उनका ही रहता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा इंटरेक्टिव या फिर पार्टिसिपेटिव हो जाता है। कोलेब्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि बहुत सारे बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दी जाएगी, वो अपने हिसाब से ही उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। ठीक है, और लास्ट में टीचर के निर्देश में जो है उसको प्रेजेंट करेंगे अपने रिजल्ट को। तो ये हमारा ओवरऑल एक व्यू है। ठीक है, अब मेन जो है आपका टॉपिक वो है मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, इसी की हम डिटेल आगे करेंगे। तो कुल मिलाकर हमारी 9 टेक्निक्स ऐसी हैं जो मॉडर्न में आती हैं, और 9 की 9 बहुत इंपॉर्टेंट हैं, सबसे क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, पहली इसमें आती है माइंड मैप या फिर कंसेप्ट मैप। अब माइंड मैप क्या होता है, आप सिंपली ये एज्यूम कर लीजिए, अभी आप जो पढ़ रहे हैं, मान लिया ना आपके पास कॉपी है ना कोई पेन है, तो आप माइंड में ही सारी चीजों की इमेज बनाते चल रहे हैं। जैसे मैंने बोला ट्रेडिशनल टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, तो आप तुरंत अपने स्कूल टाइम की जो मेंटल इमेज है वो अपने ले आए अपनी आंखों के सामने कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। ठीक है, अब मैं दूसरा कंडीशन आपको दूं, ये तो हो गया आपका पास्ट का, कि आपको मैं पास्ट में लेकर गया। अभी मैं आपको फ्यूचर का बताऊं, कि अभी मैं आपको बोल दूं किसी एक स्टूडेंट का नाम लेकर कि कल वाली क्लास आप लेंगे, और टॉपिक मैं दे दूं उसको कि ये टॉपिक आपको कल पढ़ाना है। जैसे कि स्कूल में आपने देखा भी होगा कि जो आपको प्रोजेक्ट वर्क दिए जाते थे या फिर आपको प्रैक्टिकल फाइल दी जाती थी, तो उसमें एक टॉपिक आपको दिया जाता था। ठीक है, तो वो टॉपिक देने के बाद आपको बोला जाता था कि इस डेट को आपको ये टॉपिक जो है पूरी क्लास को समझाना है। तो जैसे ही आपको टॉपिक दिया गया, तुरंत आपके मन में काफी सारी चीजें हुई, काफी सारी चीजें चली, काफी सारी चीजें आपने सोची कि क्या क्या इसमें इंक्लूड करूं, ये टॉपिक मुझे कहाँ पर मिलेगा, मैं क्लास में कैसे इसको प्रेजेंट करूंगा। तो वो जो एक सीक्वेंस बनती है कि सबसे पहले तो मैं वो बुक ट्राई करूंगा, उस बुक में जितना कंटेंट होगा वो लिख लूंगा, फिर दूसरी बुक का कंटेंट लूंगा वो लिख लूंगा। ठीक है, लास्ट में टीचर से चेक एक बार करवाऊंगा। ठीक है, फिर अपने फ्रेंड को एक बार समझा कर देखूंगा कि कोई कमी तो नहीं रह गई है, लास्ट में फिर मैं क्लास में उस टॉपिक को प्रेजेंट करूंगा। तो ये जो एक पूरी सीक्वेंस में आपका माइंड के अंदर जो एक सीक्वेंस बनती है इवेंट्स की कि कैसे कैसे आप कोई चीज करेंगे, तो वो आपका माइंड या फिर कंसेप्ट मैप होता है। ठीक है, तो हियरकियल डायग्राम इसमें बनता है, पूरा सिक्वेंशियल डायग्राम इसमें बनता है। ए माइंड मैप इज अ विजुअल डायग्राम दैट ऑर्गेनाइजेस इंफॉर्मेशन इनटू ए हियरकी। ठीक है, आप इसमें एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं जो आप सभी ने किया ही होगा, जो आप अपना टाइम टेबल बना लेते हैं। तो टाइम टेबल आप एक पेज के ऊपर लिखते हैं। ठीक है, तो लिखने की बजाय आप सुबह उठते ही सोचो कि आज मुझे पूरे दिन क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करूंगा मैं। ठीक है, और ऐसे ऐसे शाम तक मुझे क्या क्या काम निपटाने हैं। तो वो भी आपका क्या है, माइंड या फिर कंसेप्ट मैप है। ठीक है, तो टाइम टेबल, लेकिन नॉट रिटन, रिटन में ना हो, केवल आप उसको अपने मन में अपने माइंड में ही सोचो, तो वही कंसेप्ट मैप होता है। ठीक है, तो किसी एक सिंगल कंसेप्ट के अराउंड ही जनरली ये बनाया जाता है कि मैं आपको एक टॉपिक दे दूं तो उसी के इर्द गिर्द आप सारी इंफॉर्मेशन सोचोगे। ठीक है, जिसमें आप इमेज का भी हेल्प ले सकते हो कि मैं इस इमेज को भी, जैसे आप कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाते हैं तो उसमें आप इमेज भी डालते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से पूरी क्लास को समझा सकते हैं। कुछ उसमें वर्ड्स ऐसे डालते हैं कि किसी वर्ड को थोड़ा सा मुश्किल बनाते हो, किसी वर्ड को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हो। तो ये सारी जो है, जितनी भी आप हेल्पफुल चीजें करते हो अपनी रिप्रेजेंटेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है, तो वो सारी इसी में आ जाती हैं। तो ये था हमारा पहला मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, माइंड मैप या फिर कंसेप्ट मैप। दूसरे नंबर पर आता है इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या होता है,
ये एक प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, जो कि ऑब्वियसली आपको प्रिंसिपल याद नहीं करना, लेकिन उस एक लाइन में आप इसको समझ जाएंगे। ठीक है, क्या है इसका प्रिंसिपल? इसका प्रिंसिपल है क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी। मतलब क्या है इसका? कि क्वांटिटी से ही क्वालिटी जन्म लेती है। इसमें क्या किया जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग में, कि स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दे दी जाएंगी, या फिर उनको बोला जाएगा कि इस प्रॉब्लम के लिए आपको अलग अलग तरीके से, जितना बारीक लेवल पर आप इसके सॉल्यूशन को सोच सकते हैं, तो उतना बारीक लेवल पर आपको इसके सॉल्यूशन सोचने हैं। जितना सोचते जाएंगे, तो वो माइक्रो प्लानिंग की तरह ये सारा सिस्टम काम करता है, कि हर एक बिल्कुल माइक्रो लेवल तक भी आप किसी चीज को सोच लेते हो, तो उस चीज के प्रति आपकी जो नॉलेज है या फिर जो उसकी क्वालिटी है, वो बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, कोई मैं एक टॉपिक दूं, मान लिया अगर आप थोड़ा सा साइंस में बिलीव साइंस में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो मैं बोलूं कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, केवल ये पढ़ना है पूरे एक साल। ठीक है, तो आप इसकी कम से कम 15-20 पुस्तक तो अलग अलग पढ़ ही लोगे। तो यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में आपकी नॉलेज को अब कोई मात नहीं दे सकता, इतनी अच्छी नॉलेज आपकी हो जाएगी। तो ऐसे ही ब्रेनस्टॉर्मिंग में है कि एक प्रॉब्लम मैं आपको दूं, और उस प्रॉब्लम में मैं बोलूं कि इसका आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। गलत सही फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने नए नए आइडियाज इसमें लेकर आइए। ठीक है, मेरे पास लेकर आइए, कोई आइडिया अच्छा नहीं होगा तो उसको रिजेक्ट कर देंगे, लेकिन आप नए नए थॉट्स लेकर आइए इसमें। तो लास्ट में एक प्योर नॉलेज उसकी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए बच जाएगी। तो ये माइक्रो प्लानिंग जो होती है, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में होती है। तो लार्ज नंबर ऑफ आइडियाज इसमें जनरेट होते हैं, कि लार्ज नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जनरेट होते हैं एक बहुत कम समय में, विद इन ए शॉर्ट टाइम, विदाउट एनी क्रिटिसिज्म। जैसा कि मैंने आपको बताया कि टीचर क्रिटिसाइज नहीं करेगा, उसको ये नहीं बोलेगा, डिमोटिवेट नहीं करेगा कि ये क्या बकवास आइडिया लेकर आए हो। चाहे वो आइडिया जो है कितना ही खराब हो, लेकिन टीचर उसको एनकरेज ही करेगा। ठीक है, कि आपने अच्छा सोचा है, लेकिन ये तरीका जो है इस प्रॉब्लम में काम नहीं आएगा, तो इस तरह से उसको मॉडिफाई कर देना है, गाइड करना है बच्चे को कि आपको किस दिशा में सोचना है। तो वो ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। तो फ्री थिंकिंग को एनकरेज करता है, ये क्रिएटिविटी को एनकरेज करेगा। ठीक है, और कि मुझे चार लोग क्या कहेंगे, मुझे जज करेंगे घर से बाहर निकलते ही, या फिर जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगा तो जज करेंगे कि ये तुम कैसे बात कर रहे हो। ठीक है, तो वो एक जो डर होता है कि चार लोग क्या कहेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग से वो डर जो है किसी भी इंसान का निकल जाता है। अब ये ब्रेनस्टॉर्मिंग अकेले भी की जा सकती है, कि मैं बोलूं कि ए स्टूडेंट है कोई, केवल वही एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के ऊपर काम करेगा। ठीक है, या फिर मैं बोलूं कि ठीक है, क्लास में 5-5 बच्चों के ग्रुप बना लो और हर एक 5 बच्चे को एक प्रॉब्लम दी जाएगी, तो वो नए नए आइडियाज आपस में डिस्कस करके और फिर वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो इंडिविजुअली भी हो सकती है और ग्रुप में भी हो सकती है। तो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। इसके बाद अगला आता है थिंक पेयर एंड शेयर। तो यही इसका स्टेप भी है, जैसा कि इसमें लिखा है, कोऑपरेटिव या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है ये। ठीक है, कैसे है ये आप अभी समझ जाएंगे। कि सबसे पहला स्टेप है इसमें सोचने का, कि पहले सबसे पहले सोचना है। सोचेगा कौन? एक विद्यार्थी। ठीक है, सिंगल स्टूडेंट पहले सोचेगा, उसने कुछ किसी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन सोचा, फिर 2 नंबर पर वो पेयर बनाएगा, अपना जो बेस्ट फ्रेंड है क्लास में उसके साथ वो पेयर बना लेगा। पेयर बनाने के बाद क्या करेगा, जो उसने सोचा था उस विद्यार्थी ने, वो सोचा हुआ अपने दोस्त को बताएगा कि मैंने ये सोचा है, कुछ कमी है तो बताओ, ठीक करते हैं। तो वो आपस में डिस्कस करने के बाद किसी पर्टिकुलर कंक्लूजन पर पहुंचते हैं, और जब दोनों डिस्कस करने के बाद किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाते हैं, तो लास्ट में उस कंक्लूजन को पूरी क्लास को वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं। तो यही है थिंक पेयर एंड शेयर। अब इसमें कोऑपरेशन चाहिए, किसका? कि जिसने सोचा था उसको अपने दोस्त का सहयोग चाहिए, अपने फ्रेंड का सहयोग चाहिए। तो इसीलिए इसको कोऑपरेटिव या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी भी बोला जाता है। ठीक है, तो वही स्टेप इसमें लिखे हैं। फर्स्ट थिंक इंडिविजुअली, पहले अकेले में सोचिए, फिर पेयर अप कीजिए अपने पार्टनर के साथ, उसके साथ डिस्कस कीजिए,
और फाइनली पूरे क्लासरूम को या फिर एक बड़े ग्रुप को जो है अपने आइडियाज शेयर कीजिए। तो यह थिंक पेयर एंड शेयर। अगला आता है हमारा फिश बाउल टेक्निक। तो इसमें स्पेशली मैं आपको एक बार में बता दूं कि क्या किया जाता है इसमें। ये कुछ बच्चे हैं जो सर्कल बनाकर बैठ गए हैं, गोल घेरा बनाकर बैठ गए हैं। एक इसके बाहर सर्कल बनता है, यहाँ भी जो बच्चे हैं वो सर्कल बनाकर बैठ गए हैं। तो जो अंदर सर्कल है इसको हम बोलते हैं इनर सर्कल, जो बाहर सर्कल है इसको हम बोलते हैं आउटर सर्कल। ठीक है। तो रूल क्या है इसमें कि जो इनर सर्कल में लोग बैठे हैं, जो विद्यार्थी बैठे हैं, वो करेंगे डिस्कस, वो करेंगे आपस में बातें किसी टॉपिक के ऊपर। ठीक है। जैसे कि ग्रुप डिबेट होती है, ग्रुप डिस्कशन होता है, वैसे सर्कल में बैठ जाना है और डिस्कस करेंगे। बाहर वाले आउटर सर्कल में जो होते हैं वो केवल ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। या फिर मान सकते हो कि केवल सुनेंगे। जो अंदर वाले ग्रुप वाले बच्चे बात कर रहे हैं तो बाहर वाले सर्कल में बैठे हुए बच्चे केवल उनकी बातों को सुनेंगे और अगर कुछ नोट करने लायक है तो अपने नोट्स में उसको लिख लेंगे। ठीक है। तो इसमें एक बेस्ट चीज ये है कि कुछ टाइम के बाद कि जब अंदर सर्कल वाले बोलें कि जितना हमने डिस्कस करना था वो कर लिया है, तो ये रोल को स्विच करते हैं। इनर सर्कल वाले बाहर वाले सर्कल में बैठ जाएंगे अब, और बाहर वाले सर्कल वाले अंदर वाले सर्कल में आकर बैठ जाएंगे। ठीक है। लेकिन नियम वही है कि जो अंदर सर्कल में बैठेगा वही डिस्कस करेगा, वही बात करेगा आपस में। आउटर सर्कल वाले केवल सुनेंगे और नोट्स बनाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा फिश बाउल टेक्निक होता है। तो जब ये बाहर वाले सर्कल में बैठे हैं तो लिसनिंग स्किल्स डेवलप हो रही हैं बच्चों में, कि सुनने की कला विकसित होती है। और जब यही विद्यार्थी अंदर वाले सर्कल में आकर बैठते हैं तो स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक ऐसी टेक्निक का नाम बताइए जिससे लिसनिंग और स्पीकिंग स्किल्स दोनों डेवलप होती हैं। तो वो हमारी फिश बबल टेक्निक होती है। ठीक है। तो आप इस तरह से अपने नोटबुक में नोट्स में लिख सकते हैं इसको। ठीक है। तो सेपरेटेड इनटू एन इनर एंड आउटर सर्कल। इसके बाद क्या है आगे। इनर सर्कल में स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं, आउटर में लिसन करते हैं और नोट्स बनाते हैं। ठीक है। तो गुड फॉर डेवलपिंग गुड लिसनिंग एज वेल एज स्पीकिंग स्किल्स। तो दोनों स्किल्स इसमें डेवलप हो जाती हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि पीवाईक्यू की लाइन है आपकी एज इट इज ये। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें, अगली टेक्निक इसमें आती है बज ग्रुप मेथड। बज ग्रुप मेथड में क्या होता है कि जैसे मान लिया पूरी क्लासरूम में, एक एग्जांपल लूं मैं, 15 विद्यार्थी हैं, पूरी क्लासरूम है ये। अब इस 15 बच्चों को मैं 5-5 के ग्रुप में डिवाइड कर देता हूं। यानी कि क्लासरूम आपका लार्ज ग्रुप था। लार्ज ग्रुप को मैंने क्या किया, सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और ऑब्वियसली जो कि छोटे ग्रुप थे, स्मॉल सब ग्रुप्स में मैंने पूरी क्लासरूम को या फिर एक लार्ज ग्रुप को डिवाइड कर दिया। अब ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स बने हैं 5-5 विद्यार्थियों के, ये क्या करते हैं, थोड़े टाइम के लिए किसी टॉपिक, जो इनको टॉपिक दिया जाएगा तो वो डिस्कशन करेंगे। शॉर्ट डिस्कशन इनका चलता है। ठीक है। अपने अपने ग्रुप में चलेगा लेकिन क्लासरूम में बैठे रहेंगे ये। ठीक है। बस 5-5 की टोली इन्होंने, 5-5 का ग्रुप जो है इन्होंने बना लिया है। ठीक है। जब ये डिस्कस कर लेंगे कि मान लिया मैं एक एग्जांपल लूं कि 15 मिनट का समय इनको दिया गया, कि 15 मिनट का समय आपके पास है, आपस में बात कर लो। ठीक है। और जब शॉर्ट डिस्कशन का 15 मिनट का टाइम जो है कंप्लीट हो गया, तो अब ये पूरी क्लास को क्या करते हैं, जो इन्होंने सोचा है, जो इन्होंने बातचीत की है, वो रिपोर्ट जो है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी क्लास को प्रस्तुत करते हैं। तो ये हमारा बज ग्रुप मेथड होता है। तो बज ग्रुप क्यों बोला इसको, क्योंकि एक क्लास के अंदर ही, क्योंकि एक दूसरे को डिस्टर्ब भी नहीं करना है एक दूसरे ग्रुप को, लेकिन 3 ग्रुप्स एक क्लास में बैठे हैं और सभी आपस में बात कर रहे हैं। यानी कि 5 ग्रुप, 5 जो इस ग्रुप में हैं वो आपस में बात कर रहे हैं, 5 इस ग्रुप वाले और 5 इस ग्रुप वाले आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन धीमी आवाज में बात कर रहे हैं। तो जैसे धीमी हमिंग साउंड आती है वैसे ही आवाज उस क्लास से निकलती है। तो इसीलिए इसको बज ग्रुप मेथड बोला गया है। ठीक है।
तो डिस्कशन टेक्निक इन विच ए लार्ज क्लास या फिर ग्रुप डिवाइडेड इनटू स्मॉल सब ग्रुप्स, 3 to 6 मेंबर्स रहते हैं जनरली इसमें। तो एक स्पेसिफिक टॉपिक या किसी प्रॉब्लम के ऊपर शॉर्ट और फिक्स टाइम के लिए बात करते हैं, वो यूजुअली 5 से 15 मिनट का समय देते हैं, ठीक है। और जब सभी सब ग्रुप अपना डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं तो अपने कंक्लूजन को या फिर अपनी फाइंडिंग्स को लार्ज ग्रुप को यानी कि पूरी क्लासरूम को वो रिपोर्ट अपनी प्रस्तुत करते हैं। बज इसलिए बोला गया क्योंकि लो हम या फिर साइमल्टेनियस डिस्कशन जो चल रहा है उस क्लास में, ठीक है, तो वो बजिंग ऑफ बीज के जैसी आवाज निकलती है, जैसे मधुमक्खियां भिनभिनाती हैं वैसी ही आवाज रिजेंबल करती है, तो इसलिए इसको बज ग्रुप मेथड बोला गया है, ठीक है। तो ये था हमारा पांचवा मेथड। छठा इसमें आता है गेमिफिकेशन, ठीक है। गेमिफिकेशन कैसे? गेमिफिकेशन नाम से आपको पता चल रहा है कि इसमें गेम खेले जाएंगे। कैसे गेम खेले जाएंगे? कि जैसे मान ली कोई कॉम्प्लेक्स ऐसा टॉपिक है जिसको याद करना बच्चों को मुश्किल हो रहा है, ठीक है। जैसे प्राइमरी क्लास का मैं एग्जांपल लूं, किसी प्राइमरी स्कूल के बाहर जाकर आप देखेंगे तो वो टेबल्स को याद करते हैं, ठीक है, एक सॉन्ग की तरह। इस तरह से टीचर उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि स्कूल के बाहर तक उनकी आवाज आती है। आप अपने स्कूल टाइम में भी पहुंच गए होंगे ये बात सुनने के बाद। तो यानी कि एक याद उनको टेबल हो रही है, लेकिन उनको एंजॉयमेंट के रूप में जो है बच्चों को याद करवाया, क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो एक बार याद हो गई बच्चों के तो हमेशा याद रहती हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कोई फैक्ट या फिर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको गेम के रूप में ट्रांसफॉर्म कर दिया जाए, ठीक है, या फिर उसमें बोल दिया जाए कि ये लेवल 1 है आपका, ठीक है। अगर आप ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लेते हैं तो लेवल 2 पर पहुंच जाएंगे। या ये जैसे गेम्स में लेवल होते हैं तो स्टूडेंट्स जो हैं एंजॉय करते हैं कि हाँ मैं अब सेकंड लेवल पर हूँ, मैं 10th लेवल पर हूँ, ठीक है। जैसे हम गेम्स में एडिक्टेड हो जाते हैं लेवल्स के, ठीक है, कि एक बार एक लेवल क्लियर करने के बाद हमें अंदर से क्रेविंग आती है कि दूसरा लेवल भी हम क्रॉस करें, तो हम ज्यादा समय उसमें गेम में लगा देते हैं, ठीक है। या फिर कोई रिवॉर्ड उनको दिया जाए कि आप इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ कर लाओ तो आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, ठीक है। या फिर कोई बैज दिया जाए उनको, क्लास में इनाम दिया जाए, बैज दिया जाए, ठीक है, जो भी क्लास में रिप्रेजेंटेशन के लिए बैज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पूरी जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको एक गेम की तरह प्रस्तुत किया जाए तो वो गेमिफिकेशन है, ठीक है। कि इसमें टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजी है ये। तो अप्लाइंग गेम डिजाइन एलिमेंट एंड प्रिंसिपल, कुछ पॉइंट्स दिए जाएं उनको कि सही जवाब के आपके 2 पॉइंट है, जैसे यूजीसी नेट में भी है, अगर सही आंसर आप करते हैं तो एक आंसर के आपके 2 नंबर आपको मिलते हैं। बैच दिया जाए या फिर लेवल्स बना दिए जाएं, लीडर बोर्ड्स बना दिए जाएं, रिवॉर्ड्स, कुछ चैलेंज उनको दिया जाए, तो इस तरह से गेमिफाई जो है उस प्रोसेस को हम कर सकते हैं, ठीक है। जो नॉन गेम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, एक्चुअल में वो गेम नहीं है लेकिन उनको गेम की तरह जो है वो ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। तो गेम की तरह ट्रांसफॉर्म कर दिया, गेम में तो हम सभी इंटरेस्ट लेते हैं, तो इंक्रीज लर्नर एंगेजमेंट, ज्यादा बच्चे एंगेज होते हैं, मोटिवेट भी ज्यादा होते हैं, ठीक है, और ज्यादा लोग पार्टिसिपेट उसमें कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए कि नॉन गेम एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट को गेमिंग एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट में कन्वर्ट करना, तो क्रिएटिविटी चाहिए, ठीक है, कोलेब्रेशन, सभी छात्रों का सहयोग भी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम फैक्ट्स, ट्रिविया, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, तो इस तरह को कंटेंट को हम याद करवाने के लिए गेमिफिकेशन का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा छठा टेक्निक। 7th आता है इसमें फ्लिप क्लासरूम। फ्लिप क्या का मतलब क्या होता है? उल्टा। किस चीज को उल्टा किया? जो मैंने आपको बताया कि ट्रेडिशनल आपका जो क्या था, टेक्निक थी या फिर मेथड था पढ़ाई करने का, ठीक है, तो उसमें क्या था कि टीचर आया क्लासरूम के अंदर, उसने आपको टीच किया, पढ़ाया, लेक्चर दिया, ठीक है। फिर घर जाकर आपने क्या किया? ये तो क्लासरूम की बात है। घर जाकर आपने किया होमवर्क, कि जो भी आपने क्लास में सीखा था उसको आप
अपने गेम्स में, अपनी एक्टिविटीज में अप्लाई करने की कोशिश करते हो, यानी कि जो आपने सीखा उसको अप्लाई करने का प्रयास करते हो। ठीक है। और यहाँ पर क्या होती है, लेक्चर या फिर टीचिंग। तो ये हमारा ट्रेडिशनल जो है मेथड चलता था। इसी को उल्टा करना है, रिवर्स कर देना है। कैसे रिवर्स करें कि अब घर पर क्या होगा, घर पर होगा लेक्चर, और क्लासरूम में क्या होगा, क्लासरूम में होगी एप्लीकेशन। तो केवल दो आप ये चीज याद रख लीजिए, यही आपका सार है पूरा फ्लिप क्लासरूम का, कि घर पर चाहे वो रिकॉर्डेड देख कर आए, ठीक है, या फिर जैसे भी सेल्फ स्टडी करके आए, लेकिन घर से वो टॉपिक पढ़कर आएंगे बच्चे। घर पर पढ़ के आए, क्लास में उसके आगे की पढ़ाई होगी, जो डाउट्स होंगे बच्चे टीचर से पूछ लेंगे, जिसको डाउट्स नहीं होंगे वो उस नॉलेज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सिंपली मैं बोलूं कि सीधा उनको लैब में लेकर चले जाएंगे, उनको बोलेंगे कि आप ये जो भी घर से पढ़कर आए हैं उसका एक्सपेरिमेंट करके दिखाइए। ठीक है। तो इससे क्या होता है कि समय बचता है, क्योंकि इसमें ऐसा बोला गया है कि जो क्लासरूम का जो हमारा टाइम है वो लेक्चर लेने के लिए नहीं है। अगर लेक्चर ले रहे हैं क्लास टाइम में तो वो वेस्टेज ऑफ टाइम बोला गया है इस कंसेप्ट के आधार पर। ठीक है। तो जो रिवर्स करता है ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग सीक्वेंस को, तो ट्रेडिशनल में मैंने आपको बता दिया कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्लास में दी जाती है, एप्लीकेशन घर पर होता है। फ्लिप क्लासरूम में यही रिवर्स कर देंगे हम, लर्न करते हैं न्यू कंटेंट घर पर, या चाहे वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो हो सकती है, रीडिंग मटेरियल्स, ऑनलाइन रिसोर्सेज, क्लास में जाने से पहले। ठीक है। और क्लासरूम फिर एक्टिव लर्निंग एक्टिविटीज के लिए वो टाइम जो है यूज किया जाता है, डिस्कशन किया जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर बात की जाती है, यानी कि डाउट सॉल्विंग के ऊपर बात की जाती है। ठीक है। उस नॉलेज को अप्लाई किया जाता है, और बेसिक्स अगर घर पर पढ़कर आए हैं या फिर उस रिकॉर्डेड वीडियो से बेसिक्स समझ में आया है तो उससे एडवांस जो है स्टडी फिर क्लास में होगी। ठीक है। डाउट्स क्लियर होंगे और टीचर की गाइडेंस में होंगे। तो ये हमारा फ्लिप क्लासरूम रहता है। ठीक है। इसके बाद अगला आता है हमारा जिगशो स्ट्रेटेजी। जिगशो स्ट्रेटेजी क्या है, जैसा हमने किया था बज ग्रुप में, तो लगभग मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। कैसे कि वहां पर मैंने लिए था 15 बच्चे एक क्लास में, 5-5 के 3 ग्रुप बना दिए। ठीक है। इन 5 बच्चों ने डिस्कशन किया और लास्ट में पूरी क्लास को प्रेजेंट कर दिया अपना फाइंडिंग्स, अपने कंक्लूजन। तो वो हमारा बज ग्रुप मेथड था। लेकिन अब थोड़ा सा इसमें चेंज है कि जो टॉपिक इनको दिया गया है, इस ग्रुप को जो दिया गया है, अब ये किसी एक्सपर्ट ग्रुप के साथ मिलेंगे। एक्सपर्ट ग्रुप में कौन होगा, ना इन पांचों से कोई होगा, ना इन पांचों से, यानी कि इस क्लासरूम के जो 15 बच्चे हैं इसमें से कोई भी नहीं होगा। इन 15 बच्चों से अलग जिसको वो टॉपिक अच्छे से आता है, उस एक्सपर्ट ग्रुप के साथ ये पूरे 5 बच्चों का ग्रुप मिलेगा और इस टॉपिक को अच्छे से सीखेगा। ठीक है। ऐसे ही ये वाला जो इनका टॉपिक है वो अपने किसी एक्सपर्ट ग्रुप से मिलेंगे। ठीक है। ऐसे ही जो तीसरा ग्रुप है वो भी उस टॉपिक से संबंधित एक्सपर्ट ग्रुप से मिलते हैं। तो अब तीनों ने एक्सपर्ट से जो है वो टॉपिक समझ लिया है, तो अब क्लासरूम में वो प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। जैसा कि आप इसमें देख रहे हो कि ये एक अलग ग्रुप था, ये एक अलग ग्रुप था। ठीक है। लास्ट में क्या होगा कि जो ये 5 बच्चे थे इसमें से एक बच्चा मैंने ले लिया, इस 5 से भी एक बच्चा ले लिया, इस 5 से भी एक बच्चा ले लिया, क्योंकि पांचों ने एक्सपर्ट से पढ़ाई की है तो पांचों की नॉलेज लगभग बराबर होगी। तो एक एक बच्चा लिया, एक ग्रुप इसमें बना दिया, 3 बच्चे हो गए इस ग्रुप में। अब ये 3 बच्चों के पास जो है तीनों टॉपिक्स की नॉलेज है, और यही जो है आगे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारा जिगशो स्ट्रेटजी रहता है कि यहाँ से जो है एक बच्चा लिया गया, यहाँ से भी एक बच्चा लिया गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है। तो अब समझ गए होंगे इसको, प्रोसेस को, कैसे क्या इसमें चलता है जिगशो स्ट्रेटजी। तो आस्क ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू शेयर ए स्पेसिफिक नॉलेज विद अनदर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। तो ग्रुप को भी शेयर कर सकते हैं, यानी कि जो लार्ज ग्रुप है
जिसको हम क्लासरूम बोल रहे हैं इस संदर्भ में, तो उसको वो नॉलेज ट्रांसफर करनी है। इससे स्ट्रेटेजी से क्या हेल्प मिलती है बच्चों को? बच्चे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि जो आपके साथ में बेंच पर बैठता है हर रोज, वो अगर आपको कोई टॉपिक समझाता है तो आप बहुत जल्दी उस टॉपिक को सीख पाते हैं, और रिटेन भी लंबे समय तक आपको वो बात रहती है। ठीक है। वाइल दे डेवलप देयर कोलेब्रेशन स्किल्स, और आपस में उन्होंने एक दूसरे की हेल्प करने की, एक दूसरे का सहयोग करने की स्किल्स भी सभी बच्चों में डेवलप हो जाती हैं। तो ये हमारा जिगशो स्ट्रेटेजी था। लास्ट इसमें आता है साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स क्या है? तो सिंपली एक शब्द में इसको बताऊं मैं, कि आपने एक चैप्टर टीचिंग एप्टीट्यूड का पढ़ लिया, मैं एक चैप्टर याद करते ही आपसे सुन लूं या उसका टेस्ट लूं, तो आपकी गलतियां मुझे एक चैप्टर के बाद ही पता चल गई। ठीक है। दूसरा चैप्टर हुआ, दूसरे चैप्टर के बाद आपका टेस्ट लिया गया और आपकी गलती आपको बता दी गई, यानी कि फीडबैक दे दिया गया। एक पूरी यूनिट हो जाए, जैसे कि एक एक यूनिट आप मान लो कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपकी कंप्लीट हो गई, उसके बाद जो टेस्ट लिया जाए आपका, अब पूरी यूनिट के जो है डाउट या फिर जो पूरी यूनिट का फीडबैक है वो एक बार में आपको दिया जाएगा। तो बेटर कौन सा है? बेटर है कि आपको हर एक चैप्टर का फीडबैक साथ के साथ मिलता रहे, तो आपका समय बच जाए। ठीक है। जैसे कि मैं आपको बार बार बोलता भी हूँ हर एक लेक्चर के लास्ट में, कि जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले आपके केवल डाउट ही डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। और लास्ट में एक फाइनल आपका फीडबैक के लिए जो पेपर होता है वो तो होगा ही होगा। ठीक है। तो यानी कि एक जहां पर कंटिन्यूअस फीडबैक का जहां भी नाम आपका आएगा तो वो साइबरनेटिक्स होता है। सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम होता है ये, यानी कि पूरी क्लासरूम को ये सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम के तौर पर देखता है ये साइबरनेटिक्स मेथड। ठीक है। जहां पर कंटिन्यूअस फीडबैक शेयर होता है टीचर और लर्नर के बीच में, और इंस्ट्रक्शन की वैरायटी भी क्या होती है, इम्प्रूव होती जाती हैं, क्वालिटीज भी इम्प्रूव होती जाती है। ठीक है। तो ये सिस्टम एंड द गोल इज द सक्सेस ऑफ द लर्नर्स एंड द लर्निंग प्रोसेस। ठीक है। गोल वही है कि स्टूडेंट्स के अचीवमेंट जो हो इम्प्रूव हो, इंक्रीज हो। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करें, स्टूडेंट्स मोटिवेटेड रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएं। यही जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का या फिर पूरी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का गोल है। तो ये थी हमारी कुछ मॉडर्न टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, जिनको हम लर्नर सेंटर्ड सपोर्ट सिस्टम भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गई है। इसके अब पीवाईक्यू देखते हैं हम। यहाँ तक किसी को डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ए टीचर असाइन ए वीडियो लेक्चर फॉर स्टूडेंट्स टू वॉच एट होम बिफोर कमिंग टू क्लास नेक्स्ट डे। इन द क्लास सी engages students in hands-on experimental activities. Which approach she used in this situation? तो उसने कौन सी अप्रोच इस सिचुएशन में यूज की है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो सिंपली क्या दिया है, वीडियो लेक्चर उसने कहाँ पर देखा? घर पर देखा, क्लासरूम में आने से पहले। और क्लासरूम में क्या किया? हैंड्स ऑन एक्टिविटी की, यानी कि उस नॉलेज को अप्लाई किया। तो ये हमारा फ्लिप क्लासरूम का है। सीधा सीधा यही लैंग्वेज हम पढ़कर आए हैं फ्लिप क्लासरूम में। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें आता है, टू टीच ए पर्टिकुलर टॉपिक ए टीचर फर्स्ट गिव्स द स्टूडेंट्स टू वॉच द प्री रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ द लेक्चर एट होम and then engages the students in discussion and problem solving activities in the class. This is an example of। तो दो बार अलग अलग क्वेश्चन पूछा गया है ये। ठीक है। लेकिन बिल्कुल सेम है, अगर आप थोड़ा सा दोनों क्वेश्चन की लैंग्वेज को मैच करेंगे तो बिल्कुल सेम। तो अगेन फ्लिप्ड क्लासरूम, फ्लिप कर दिया है ट्रेडिशनल सपोर्ट सिस्टम को। अगला इसमें आता है कि जो द फॉलोइंग टीचिंग टेक्निक्स डू नॉट रिप्रेजेंट मॉडर्न एंड आईसीटी बेस्ड टीचिंग मेथड्स। तो ऐसी कौन सी इसमें चीजें हैं जो मॉडर्न या फिर आईसीटी बेस्ड जो टीचिंग मेथड्स हैं उनका प्रयोग नहीं करती है? तो सिंपली आपसे पूछा है कि ट्रेडिशनल का बता दीजिए कौन सा है ट्रेडिशनल। ठीक है। क्योंकि वही आईसीटी का प्रयोग नहीं करती है। मॉडर्न तो करती है, लर्नर सेंटर्ड आईसीटी का प्रयोग करती है। क्या रेसाइटेशन एंड मेमोराइजेशन, क्या रट्टाफिकेशन में आपको आईसीटी की जरूरत है?
तो जवाब है कि नहीं है। क्या टेक्नोलॉजी चाहिए आपको कोई चीज रटने में, ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका आएगा। तो जिसमें भी ए ऑप्शन आपका नहीं है उसको कट कर दीजिए। तो ए ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में है जो कि है थर्ड ऑप्शन, वही आपका करेक्ट होगा। ठीक है, केवल एक आपने देखा कि फर्स्ट तो आएगा, फर्स्ट आएगा तो आपका आंसर भी आ गया है। फ्लिप क्लासरूम, इसमें आईसीटी का यूज होता है, मॉडर्न मेथड है ये। माइंड मैप मॉडर्न है। चौक एंड टॉक मेथड ये हम ट्रेडिशनल में ही पढ़कर आए हैं। गेमिफिकेशन मॉडर्न है। ठीक है, तो इतना छोटा सा टॉपिक है और इतने आसान क्वेश्चन इससे आते हैं कि थोड़ा सा आप ध्यान लगाकर पढ़ते हैं तो इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो इन कोलेबरेटिव लर्निंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज लिसनिंग स्किल इज डेवलप्ड। सुनने की कला कौन सी स्किल से विकसित होती है? तो एक टेक्निक हम देख कर आए हैं जिसका नाम है फिश बॉल टेक्निक, जिसमें लिसनिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं और स्पीकिंग स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो फिश बॉल टेक्निक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसने ऐसा नहीं लिखा कि ओनली लिसनिंग स्किल्स का बताइए कि इसमें केवल सुनने की कला विकसित होती है। इसने केवल ये पूछा है कि ऐसी टेक्निक बता दो जिसमें सुनने की कला भी विकसित होती है, तो वो हमारी फिश बॉल टेक्निक है। तो ये थे इसके पीवाईक्यू। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप इस चैप्टर को एक बार अच्छे से रिवाइज करेंगे और जो भी इसके डाउट्स होंगे वो पूछ लेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी को